मंत्री जी, बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस बड़े मंच पर। बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बधाई। मंत्री जी, इस वक्त आपको 135 करोड़ की जनता सुन रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी सलाम और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए। सर, जम्मू में हैं आप, ठंड तो महसूस नहीं हो रही होगी? मध्य प्रदेश की जो सियासी गर्मी है वो ठंड नहीं लगने दे रही होगी? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने के बाद यहाँ की जो परिवर्तन को मैं देखता हूँ धारा 370 के बाद, पहले भी मैं जम्मू कश्मीर आया हूँ अनेक बार, और जो तब्दीली देख रहा हूँ और जो लोग महसूस कर रहे हैं उसके आनंद में ठंड और गर्मी के ज़्यादा अंतर मुझे दिख नहीं रहा। प्रहलाद पटेल जी, कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और केंद्र सरकार में आपने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में जब मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय आप बैठे हुए हैं और भारत की जो संस्कृति है वो विश्व के पटल पर किस तरह से स्थापित हो, इसके लिए आप लगातार कोशिश करते रहे हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, जम्मू में बैठे हुए हैं, आप दोनों प्रदेशों को देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर पूरे देश भर की जिम्मेदारी है। तो संस्कृति के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से इस भारत का निर्माण कैसे हो रहा है, नवनिर्माण कैसे किया जा रहा है? मुझे लगता है कि संस्कृति हमारी इतनी बड़ी पूंजी है जिसके बारे में सदैव से ये बात सरकार कहती रही है, लेकिन मैं जो सफलताएं देखता हूँ उन सफलताओं में सबसे पहले देखता हूँ जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, ये हमारी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो ताकत है उसका प्रदर्शन हुआ है कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो लोग अपने दृष्टिकोण से जो परिभाषित करते थे उनको एक शानदार जवाब मिला है। दूसरा, जब मुझे लगता है कि कोरोना जैसी महामारी आई, उसके बीच में जो भारत ने और भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से दुनिया का नेतृत्व किया, हमें स्मरण आता है कि चाहे वो दवाइयाँ देने की बात हो और आज वैक्सीन की परिस्थितियाँ हो, ये भारतीय संस्कृति का दूसरा सुंदर उदाहरण है। जो हमारे मनीषी कहते थे कि अगर आप किसी कोई भूखा सामने हो और 2 रोटी आपके पास हो तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव ना करना, इसलिए मोदी सरकार की कोई भी नीति वो सबका साथ और सबके विकास के पैमाने पर चलती है। ये भारतीय संस्कृति का ही पैमाना है। प्रहलाद पटेल जी, एक सवाल है आपसे। सर, क्या वजह है कि वाजपेयी साहब की सरकार हो या मोदी सरकार हो, आप पसंद हैं दोनों प्रधानमंत्रियों के, तो जो टारगेट मिलता है उसे तय समय पर पूरा कर लेते हैं, आगे बढ़कर अपने लिए खुद काम मांगते हैं? क्या वजह है? आप दोनों की पसंद है? जी, मेरा सौभाग्य, मेरी पार्टी में का ही ये कमाल है कि कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मुझे लगता है ऐसे मेरे जैसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सौभाग्य नहीं सर, ये ट्रिक है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बॉस खुश रहे, तो कैसे खुश रहे? ये ट्रिक है कई युवाओं के लिए जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर लागू नहीं होता। हमारे यहाँ ट्रिक नहीं चलती है। हमारे यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी जाए उसे ईमानदारी के साथ पूरा करिए, यही मंत्र है और जिस पर लोग चलते। मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह बात लागू नहीं होती है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कई प्रदेशों में हैं। कई प्रदेशों में आप भी जाते हैं क्योंकि केंद्र में आपका दखल है। जल जीवन मिशन को लेकर मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस समय आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक भी सुन रहे हैं और जी सलाम के माध्यम से देश और विदेश में आप देखे जा रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें जल बड़ा महत्वपूर्ण है और शुद्ध जल मिले, यही एक भारतवासी की उम्मीद होती है। तो इस दिशा में
किस तरह से सरकार काम कर रही है, और नए भारत का जब हम निर्माण करेंगे तो उसमें शुद्ध जल मिलना बहुत जरूरी है। प्रहलाद पटेल जी। मुझे लगता है कि अगर मैं संक्षिप्त में अपने बात को शुरू करूं तो 15 अगस्त 2019 को जी। जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उस समय देश में हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा जिन परिवारों को पानी पहुंचता था उसका प्रतिशत सिर्फ 16% के आसपास था। लेकिन आज 2 वर्षों के बाद 2 वर्ष और 2 महीने हुए हैं, आज की तारीख की मैं बात करूं तो वो आंकड़ा लगभग 43%, 44.72 तक पहुंच गया, यानी लगभग 26% की बढ़ोतरी है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं, जो राज्य है उसमें गोवा, तेलंगाना, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनने 100% अपने परिणामों को प्राप्त किया है। 3 यूटी है, उसमें आपका अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, दादरा नगर हवेली, 3 यूटी है जिनने 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं चूंकि जम्मू से अपनी बात कर रहा हूं तो एक अच्छी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं जरूर कि जम्मू कश्मीर ने 100% वैक्सीनेशन तो किया ही है, लेकिन आंगनवाड़ी, स्कूल और चिकित्सालय यहाँ पर 100% जगह पर पानी पहुंचाने का काम किया है। तो जल जीवन मिशन, अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो जो 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं वहाँ पर 100% हाउस होल्ड्स को टेप वाटर कनेक्शन पहुंच गया है। जहाँ तक सवाल गुणवत्ता का है, एक बेहतरीन मैकेनिज्म बना है। हर पंचायत में 5 हमारी माताएं बहनें प्रशिक्षित होंगी, वो खुद पानी का टेस्ट करेंगी। अगर उनको शंका होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट की हमारी प्रयोगशाला तक जाएंगी। प्रहलाद पटेल जी, मैं बात मैं करूंगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना भी चाहता हूँ। चुनौतियां रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी का मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूं सर, माफी के साथ, क्योंकि आप जम्मू में बैठे हुए हैं, लेकिन जहां से आप आते हैं वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, और वहां पर पानी की बहुत समस्याएं हैं सर। तो वहां की जनता भी आपको सुन रही है, मैं चाहूंगा कि आप उसमें बुंदेलखंड का भी जिक्र करें अपनी बात में। मुझे लगता है कि हम चाहे हिमालयन स्टेट की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें या राजस्थान की बात करें जी, ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां भीषण चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में जो हम परिणाम दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को भी कोई वहां पर जो समस्याएं थी, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, मेरे 3 जिले आते हैं बुंदेलखंड के, सागर, दमोह और छतरपुर, मतलब मेरे ही क्षेत्र में 4 समूह परियोजनाएं हैं पानी के लिए, जिसमें लगभग 1200 गांव जुड़े हुए हैं। मतलब 1200 गांव को खाली 4 परियोजनाओं से पानी जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का साफ संकल्प है, पहले पानी का सोर्स जो 12मासी होना, दूसरा उस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी गारंटी के लिए पानी समितियां बनाना, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, ये काम पूरी तरह से माताओं बहनों के सुपुर्द हो, वो खुद टेस्ट करें और इस बात को सुनिश्चित करें। और इसलिए मुझे लगता है वो लक्ष्य तय है कि हम, अगर जैसे जम्मू कश्मीर के जिस जिले में आज मैं गया था, 2022 अगस्त तक का लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान देना हमारा काम है। बाकी चीजें समय के साथ या समय के पहले पूरी होने की स्थिति में है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। बुंदेलखंड से मंत्री जी एक और बड़ी नेता आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती। उन्होंने कहा सरकारें किसी की भी रही, बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाया। तो ये जब वो बयान देती हैं उमा भारती, तो वो कांग्रेस को तो निशाने पर लेते ही हैं, क्या वो अपनी सरकार को निशाने पर ले रही हैं? नहीं, मैंने बयान सुना नहीं है। जो आप कह रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विकास के पैमानों पर सिंचाई के स्तर में जो वृद्धि हुई है वो रिकॉर्ड वृद्धि है शिवराज जी के टाइम पे, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। पेयजल के बारे में मैं कह सकता हूं, हम समय के पहले बुंदेलखंड के हर घर तक, बुंदेलखंड का मतलब है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, दोनों जगह समय के पहले हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। आपने लक्ष्य की बात की मंत्री जी, आपने ये भी बयान दिया कि 2023 तक जितने घोषित लक्ष्य हैं। और एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं जी, आप कहिए सर, मैं पूछता हूं फिर सवाल। कैन बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी, वो फास्ट ट्रैक में है और उसके बाद उसका काम शुरू हुआ है।
ये बुंदेलखंड के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। मंत्री जी, लक्ष्य वाला सवाल मैं ये पूछ रहा था आपसे कि 2023 तक घोषित लक्ष्य पूरे किए जाएंगे, ये अभी आपका हालिया बयान है सर। कोविड के बाद क्या उस स्पीड में कुछ कमी आई है, कुछ वक्त और लग सकता है, या डेडलाइन तय है केंद्र सरकार की कि 23 तक जितने घोषित लक्ष्य हैं वो हमें हर कीमत पर हर हाल में पूरे करने हैं? एक प्रावधान आया था जिसमें कुछ जगह पर 5 से 7 महीने तक का विलंब हुआ है। जिस जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं बैठा हूं, मैं पिछले 1 महीने पहले श्रीनगर गया था। यहां पर एक बड़ी ज्वलंत समस्या थी कि वहां जो कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ की जो काम करने की परिस्थिति है, उसके महीने कम है। उस स्थिति में कुछ परिवर्तन की जरूरत थी। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि अब इस दौरे में जब मैं आया हूं, उस समस्या का समाधान हो चुका। हमारे जो मिशन के डायरेक्टर थे वो 2 बार आए और वह समाधान, और आज मुझे जम्मू कश्मीर के जो सचिव हैं उनने आकर मुझे धन्यवाद भी दिया और बधाई भी दी। मुझे लगता है कि हमारा काम है किसी भी प्रकार के व्यवधान को कम करके, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कंप्लायंस को कम करिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। महामारी के बीच में संकट था और उसके कारण ये परिस्थितियां बनी थी, उनका हम समाधान तत्काल निकालते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी हम रास्ता निकालेंगे और समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक, प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि मध्य प्रदेश से आते हैं और अगर मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर सवाल नहीं होंगे तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। इस समय सर आपके तमाम मंत्री जुटे हुए हैं, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र के भी कुछ मंत्री वहां पर प्रचार में लगे हुए हैं। 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा की सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस बार जनता आपको करारा जवाब देने वाली है। मैं प्रहलाद पटेल जी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? मैं भी गया था उन केंद्रीय मंत्रियों की सूची में, मैं भी हूं जी। मैं भी खंडवा लोकसभा में 2 दिन प्रचार करने के लिए गया था। उसमें बागली और बड़वाह विधानसभा में गया था। एक नर्मदा के दक्षिण तट पर है, एक नर्मदा के उत्तर तट पर है जी। मैं पृथ्वीपुर भी गया था। 2 जगह तो मैं गया हूं। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ भी बयान देना है तो वो बयान दें। जनता का फैसला तो 30 तारीख के मतदान के बाद जब परिणाम आएगा तो दीपावली के पहले परिणाम आ जाएंगे। नहीं तो मंत्री जी, कांग्रेस तो आप ही की सीट का हवाला देती है। वो कहती है जैसे हम पटेल जी के नाक से दमो ले गए ऐसे ही हम 3 सीटें ले जाएंगे। मैं दावे से कहता हूं ना, मुझे लगता है कि ये गलतफहमी को अपने दिमाग से दूर कर देनी चाहिए। वहां भाजपा चुनाव जीतेगी। एक सवाल और है मेरा प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि आपने जिक्र किया आप पृथ्वीपुर गए। कांग्रेस पार्टी पृथ्वीपुर में ये कहती है कि उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा, तो खंडवा में जब सिंपैथी वोट की आपको तलाश होनी चाहिए थी तब मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवारवाद पर नहीं चलता है। तो क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस आज भी परिवारवाद कर रही है? मुझे लगता है कि ये तो मुझे कहने की इसलिए जरूरत नहीं है। उनका नेतृत्व से लेकर नीचे तक ये तो परिवारवाद के आदी लोग हैं और परिवार जिसका नेतृत्व उससे अलग ना हो पाए तो कांग्रेस को क्या कह सकते हैं। इसलिए कांग्रेस तो घोषित रूप से परिवारवादी, जातिवादी, बंटवारा करने वाली इस प्रवृत्ति की पार्टी बन गई। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी बीजेपी के नेताओं का बयान आया कि कांग्रेस दिवालिया हो गई है, नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है और बीजेपी कमलनाथ को कोस रही है। कांग्रेस सवाल यह पूछती है कि अगर हम दिवालिया हो गए तो फिर हमारे नेताओं को बुला बुलाकर चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है? सुलोचना रावत हालिया उदाहरण है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव को आकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बोलचाल के स्तर में और इन बातों से बचना चाहिए। लोकतंत्र में डिबेट विकास पर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन किस पार्टी में आता है, किन कारणों से आता है, इसकी समीक्षा करना आप लोगों का काम है और आपको करना चाहिए। वो हमारे पक्ष में हो खिलाफ में हो, मैं इसके पर बहुत परवाह नहीं करता। लेकिन मेरा हमेशा मत रहा है कि चुनाव, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, हमें मुद्दों पर और विचारधारा के आधार पर डिबेट करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पर जो टिप्पणियां होती है इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में हैं और चुनावों से जब हमारी चर्चा हो रही है चुनाव पर, इससे पहले आपने जम्मू कश्मीर में काम को लेकर चर्चा की और कहा कि जो बाधाएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं, जो काम है वो अब निरंतर किया जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर को लेकर जो
केंद्र की राजनीति में हम आरोप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो टेलीविजन पर दिखाई जा रही है वो तस्वीर नहीं है। हम तो लगातार रिपोर्टिंग वहां से करते हैं, जी सलाम की टीम ग्राउंड रिपोर्ट देती है हमें, लेकिन मैं मंत्री के नाते आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? पूरा देश इस समय प्रहलाद पटेल जी आपको सुन रहा है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसी बात है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा केंद्र का हर मंत्री न जम्मू कश्मीर में सिर्फ जाएगा नहीं, रात रुकेगा और जहां पर जो जिला है, मैं कल रियासी में रात्रि विश्राम मेरा था, मुझे लगता है कि जो रियासी में 2006 में गया था और जो देखता था और आज के रियासी को देखता हूं तो मैं सिर्फ सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर की जनता का। और उस समय जो समस्या है, पिछले वर्ष जब मैं गया था रामनगर और जब जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव की बातें आई थी, आज वो होती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले चरण की पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं रियासी जैसे छोटे से जिले में गया और उन्होंने कहा कि साहब ये लगातार हमारी सड़कें बन गई। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं कह रहा, आम आदमी भी इस बात को कह रहा है। जल जीवन मिशन की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, टेंडर एक साथ पूरे हो रहे हैं। और उससे बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है कि आम जो हमारी मातृशक्ति है उसके भीतर जो विश्वास जगा है वो अभिनंदनीय है। मैं इतना ही कहूँगा। स्टेडियम, हॉस्पिटल्स, आईआईटी, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे जनता अपने आप को महसूस करती है कि वो पहली बार विकास का अपना पैमाना देख रही है। क्योंकि जम्मू हमेशा उपेक्षित रहा, उसके साथ भेदभाव होता रहा। लेकिन मैं पहले श्रीनगर और गांदरबल भी गया था, वहाँ 100% हाउस होल्ड में पाइपलाइन के द्वारा पानी गया और लगभग 100 से ऊपर गांवों को उसमें से पानी मिला है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोग और जनप्रतिनिधि कैसे विचार करते हैं। और जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर पंचायत के और 3 टियर सिस्टम के, मतलब जो लोगों के भीतर विश्वास जागा है, ये अभिनंदनीय है। प्रहलाद पटेल जी, एक सवाल है आपसे। हाल में मध्य प्रदेश में बालाघाट, धार, नेमावर बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां विपक्ष का कहना था कि अब आदिवासियों को खतरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया कि यह सोची समझी साजिश है एक चुनी हुई सरकार को, एक लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की। सर, क्या इस हद तक साजिशें हो रही हैं, इस हद तक कोशिशें हो रही हैं सरकारों को बदनाम करने की? मुझे लगता है मैं बालाघाट का सांसद रहा हूं और उस दौर में रहा हूं जब कांग्रेस की सरकार थी। हमारा एक भी एमएलए वहां पर नहीं था। नक्सलवाद वहां चरम पर हुआ करता था। तब भी मैं 5 साल वहां पर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री रहा हूं। वहां के आदिवासियों के मन में कभी ऐसी भाषा नहीं रही है। नक्सलवाद भी हमारे बीच में बंटवारा नहीं कर सका। ये सच्चाई कांग्रेस को समझना पड़ेगी। उस समय भी कांग्रेस ने एक बड़ी भूल की थी और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस स्तर पर जाने के लिए, शायद कांग्रेस का कोई नेता मेरी बात सुन रहा हो तो मैं उससे कहूँगा, राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव अपनी जगह पर है। ये विघटनवादी बातें और ऐसे दुष्प्रचार, उन्हें रोकना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि संस्कृति और पर्यटन मंत्री आप रहे, अब आपकी नई जिम्मेदारी है, अब राज्य मंत्री का दर्जा है, जल शक्ति डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं। लेकिन अंदर खाने तमाम तरह की खबरें चलती रहती हैं, वो सत्य हैं या असत्य हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा एक बात कह रही है इस समय मध्य प्रदेश में, वो कहती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है, और जब कुर्सी खतरे में होती है तो प्रहलाद पटेल जी को भी वो रेस में दौड़ा देते हैं। मैं आज चाहूंगा कि आप ही साफ कर दीजिए सर, आप रेस में हैं भी या नहीं, या जो खबरें हैं इनमें सत्यता कितनी है? मैं फिर वही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस अगर ये बात कहती है तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ना कार्यप्रणाली है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चरित्र है, और ना मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जब ये बात ऐसी चर्चाएं चलती है जी, मेरे जैसे लोग तो कम से कम अपमानित ही महसूस करते हैं। मैं नहीं मानता कि इस ढंग से डिबेट होनी चाहिए ये। और आज की तारीख में जब शिवराज जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं और उस समय ऐसी बातें करना, ये मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ये षड्यंत्र है
ये इतना मैं जरूर कह सकता हूं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम नहीं कर रहे थे सर? कैसा? त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम नहीं कर रहे थे सर? नहीं, मुझे लगता है कि इन बातों पर मुझे नेतृत्व कोई फैसला लेता है, इसमें मुझे टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए जी। और ये मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है, ये जी। आप लोगों का काम है। मंत्री जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू से आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया आपने सर, और हम जानते हैं कि ये बहुत अहम था कि आप इस मंच पर हमारे साथ रहें। बिल्कुल। और प्रहलाद पटेल जी बहुत धन्यवाद, आपने बुंदेलखंड की बात की, संस्कृति जो आपके पास पहले डिपार्टमेंट था उसकी बात की, जल जीवन को लेकर भी आपने पक्ष रखा, बहुत धन्यवाद आपका।